Hello, welcome to this particular session. So question number 4 is the one which we are going to pick up in this one, and holding companies is still on. So question number 1, तो बेटे फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 को निकाले. मेरे मुंह से क्वेश्चन नंबर 1 निकल गया इनफैक्ट. तो इस सेशन का ये पहला क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 4 को देखें और फटाफट देखें और समझने की कोशिश करते हैं इसमें हम कुछ नई चीज़ें. तो क्वेश्चन नंबर 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 से हमने स्टार्टिंग करी इस पर्टिकुलर सेशन की. करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है? फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडियरी एस लिमिटेड ऑन 31st of 3/2018. सबसे पहले तो आइए जी, एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग पीरियड ही कर लेते हैं. एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग पीरियड ऑफ सब्सिडियरी कंपनी. सब्सिडियरी कंपनी का जो अकाउंटिंग पीरियड है, पहले हम इसी को एनालाइज कर लेते हैं. कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. सबसे पहले तो ध्यान से देखें कि बैलेंस शीट की डेट कौन सी है. बैलेंस शीट की डेट 31/3/2018 की आपको गिवन है. उसके बाद आप आराम से ओपनिंग डेट लिखें. ओपनिंग डेट बेटे 1/4/2018 की है. नो डाउट सब्सिडियरी कंपनी का पीरियड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है. सबसे पहले तो नीचे उसने क्या लिखा? कहता है एच लिमिटेड एक्वायर्ड 80% कंट्रोल ऑन 1st of April 2017. अब की बात डेट ऑफ कंट्रोल बिगनिंग की ही है. डेट ऑफ कंट्रोल, अगर डेट ऑफ कंट्रोल बिगनिंग की है तो इसका मतलब सारा का सारा अकाउंटिंग पीरियड जो है वो पोस्ट पीरियड है. कंप्लीट अकाउंटिंग पीरियड इज पोस्ट एक्विजिशन पीरियड. यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पीरियड है इसको मैं बोलूँगा अकाउंटिंग पीरियड या ड्यूरिंग द ईयर पीरियड, कुछ भी बोल सकते हैं. इसको आप अकाउंटिंग पीरियड भी बोल सकते हैं, इसको आप करंट पीरियड भी बोल सकते हैं, करंट ईयर पीरियड, इसको आप करंट ईयर पीरियड भी बोल सकते हैं. और आप चाहो तो इसको ड्यूरिंग द ईयर पीरियड भी बोल सकते हो. ड्यूरिंग द ईयर पीरियड, ड्यूरिंग द ईयर पीरियड. सिंपल वर्ड्स में करंट पीरियड या ड्यूरिंग द ईयर पीरियड या अकाउंटिंग पीरियड का मतलब है कि सब्सिडियरी कंपनी का जो करंट अकाउंटिंग पीरियड है उसकी बिगनिंग से लेकर के एंड तक की डेट तक का पीरियड. करेक्ट. अब हम देख चुके हैं कि ये जो अकाउंटिंग पीरियड है या करंट ईयर पीरियड है या ड्यूरिंग द ईयर पीरियड है, इसके अंदर हमने नोट करा कि कोई भी प्री एक्विजिशन पीरियड नहीं है. सारा का सारा पीरियड पोस्ट है. करंट पीरियड के अंदर कोई भी प्री एक्विजिशन पीरियड नहीं है. सारा का सारा अकाउंटिंग पीरियड पोस्ट पीरियड है. इज इट क्लियर टू यू? पूरे 12 महीने जो हैं पोस्ट एक्विजिशन पीरियड के हैं, तो ये भूलना नहीं है. इसका मतलब है ईयर की बिगनिंग से लेके ईयर के एंड तक सब्सिडियरी कंपनी ने जितने भी प्रॉफिट कमाए वो सारे के सारे प्रॉफिट पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होंगे. यहाँ तक देखने के बाद उसने बताया कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में बैलेंस एस लिमिटेड का बिगनिंग की डेट को डेट ऑफ कंट्रोल के दिन वो कहता है सब्सिडियरी कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इस दिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सब्सिडियरी कंपनी का जो बैलेंस है वो 2 लाख रुपए का है. और जनरल रिजर्व अकाउंट में जो बैलेंस है, जनरल रिजर्व अकाउंट में बैलेंस 50,000 रुपए का है इस दिन. फिर उसने ये भी बताया कि 28 जून को, 28 जून की डेट मान लेते हैं कहीं यहाँ पर है. 28 जून को एक एबनॉर्मल लॉस हो गया. एबनॉर्मल लॉस 50,000 रुपए का हुआ, लेकिन
इंश्योरेंस कंपनी ने हमें 30,000 रुपये वापस कर दिए, तो इसका मतलब है नेट एबनॉर्मल लॉस जो है वो 20,000 का है। तो इस क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस का भी ट्रीटमेंट है, जो कि अब आपको ऑलरेडी मालूम है। फिर उसने ये भी बताया बिल्स पेएबल ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड 10,000 वर्थ ऑफ बिल्स ड्यू टू एच लिमिटेड। तो ये इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है, तो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन का ट्रीटमेंट आपको मालूम है, अभी मैं करूंगा इसको। फिर कहता है क्रेडिटर्स ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड 50,000 ड्यू टू एस लिमिटेड। लाइए जी, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन भी मैं यहां पर कर दूं, अभी मैं इसकी नंबरिंग लिख दूंगा। नजर आ रहा है कि नहीं, जरा देखना भी पड़ता है, स्क्रीन को भी बार बार चेक करना पड़ता है कि चेक कर ले जरा। हाँ, यहां पर आ जाएगा इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन। आइए जी बड़े, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन देखें। तो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन में क्या है? इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन मैंने आपको बताया था, सबसे पहले तो आप एच लिमिटेड लिखो, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी। अब पहली ट्रांजेक्शन पॉइंट नंबर 4 में कहता है बिल्स पेएबल से रिलेटेड है, तो इसका मतलब ये वाली जो ट्रांजेक्शन है बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल से ताल्लुक रखती है। आराम से होल्डिंग कंपनी के बिल्स रिसीवेबल को देखो। होल्डिंग कंपनी के जो बिल्स रिसीवेबल हैं वो 1 लाख के हैं एसेट साइड में, और सब्सिडियरी कंपनी के बिल्स रिसीवेबल भी एसेट साइड में आपने देखे वो 2 लाख रुपए के हैं। फिर आप बिल्स पेएबल को देखो, बिल्स पेएबल होल्डिंग कंपनी के 1 लाख रुपए के हैं, और सब्सिडियरी कंपनी के जो बिल्स पेएबल हैं डेट इज इक्वल टू 2 lakhs। अब हम इसमें से इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन माइनस कर देंगे। वो कहता है कि सब्सिडियरी कंपनी के बिल्स पेएबल में 10,000 रुपए के बिल्स ऐसे शामिल हैं जो उन्होंने होल्डिंग कंपनी को देने हैं। तो एस लिमिटेड के बिल्स पेएबल के अंदर 10,000 के बिल हैं, तो एक तो हम बिल्स पेएबल में से माइनस करेंगे ही करेंगे, और उसके अलावा हम बिल्स रिसीवेबल में से भी 10,000 माइनस करेंगे, क्योंकि इसका मतलब ये हो गया कि होल्डिंग कंपनी के बिल्स रिसीवेबल के अंदर 10,000 के बिल्स ऐसे जो उन्होंने सब्सिडियरी कंपनी से लेने हैं। अगर सब्सिडियरी कंपनी के बिल्स पेएबल में 10,000 के बिल्स ऐसे हैं जो उन्होंने होल्डिंग को देने हैं, तो इसका यह भी मतलब है कि होल्डिंग कंपनी के बिल्स रिसीवेबल में 10,000 के बिल्स ऐसे हैं जो उन्होंने किससे लेने हैं? सब्सिडियरी कंपनी से लेने हैं। तो इसका मतलब हम बैलेंस शीट में बिल्स पेएबल नेट इतने दिखा देंगे, डेट इज 2,90,000 बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट में दिखाए जाएंगे, और इत्तेफाक से बिल्स पेएबल भी 2,90,000 के दिखाए जाएंगे। उसके अलावा फिर एक तो बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल से इंटर कंपनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, और इसी तरह से फिर डेटर्स से भी रिलेटेड है, और अगर डेटर से रिलेटेड है तो क्रेडिटर से भी ऑटोमेटिकली वो रिलेटेड हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो आराम से आप होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी के पहले तो डेटर्स और क्रेडिटर्स को लिखो। कहता है क्रेडिटर्स ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड 50,000 ड्यू टू एस लिमिटेड। तो डेटर्स होल्डिंग कंपनी के 2 लाख रुपए के हैं, पहले तो आप आराम से इसको लिखो। एस लिमिटेड के जो डेटर्स हैं वो 3 लाख रुपए के हैं। क्रेडिटर्स में होल्डिंग कंपनी के 2 लाख के हैं, और सब्सिडियरी कंपनी के 4 lakhs के। तो क्रेडिटर्स का अमाउंट आपने लिख लिया, और क्रेडिटर्स का अमाउंट लिखने के बाद अब आपने इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन विद रिस्पेक्ट टू डेटर्स एंड क्रेडिटर्स 50-50 हजार माइनस कर दी। तो बैलेंस शीट के अंदर हम कह सकते हैं कि डेटर्स जो नज़र आएंगे वो 4,50,000 के नज़र आएंगे, और 5,50,000 के क्रेडिटर्स नज़र आएंगे। तो इस तरह से इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन डेटर्स क्रेडिटर से रिलेटेड और बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल से रिलेटेड थी।
उसके बाद उसने कहा स्टॉक ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड्स गुड्स वर्थ ₹50,000 परचेज फ्रॉम एच लिमिटेड एंड एच लिमिटेड चार्जेस 25% प्रॉफिट ऑन सेल्स। तो अब बेटे ये ट्रांजेक्शन आ गई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की, तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को भी हम फटाफट इनकॉर्पोरेट कर ही लेते हैं। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को समझने के लिए ध्यान से देखें। कहता है कि एस लिमिटेड के गुड्स में 50,000 रुपए का ऐसा सामान पड़ा हुआ है जो कि उसको एच लिमिटेड ने बेचा था। तो एच लिमिटेड ने कुछ सामान बेचा था, एच लिमिटेड सेल्स, एच लिमिटेड ने सब्सिडियरी कंपनी को कुछ सामान बेचा होगा। जितना भी सामान बेचा था उस सामान में से एस लिमिटेड के पास कुछ सामान कंसोलिडेट की डेट को पड़ा हुआ है, कंसोलिडेशन की डेट को पड़ा हुआ है, यानी कि ईयर के एंड में सामान मैंने कितना बेचा था ये तो क्वेश्चन में नहीं गिवन है, लेकिन क्वेश्चन में ये जरूर गिवन है कि एस लिमिटेड के स्टॉक में 50,000 रुपए का सामान पड़ा हुआ है। तो एस लिमिटेड के स्टॉक में 50,000 रुपए का सामान वो वाला पड़ा हुआ है जो कि इन्होंने एच लिमिटेड से खरीदा था। इज इट करेक्ट? नंबर वन। नंबर टू, एच लिमिटेड जब इनको बेचती है तो 25% ऑन सेल्स प्रॉफिट कमाती है। एच लिमिटेड जब सामान बेचती है तो कितना प्रॉफिट कमाती है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। बेटे रेट सेल्स पर गिवन है, मैंने आपको बताया था जिस पर रेट गिवन होगा उसको 100 मानना चाहिए। तो प्रॉफिट हो गया 25, कॉस्ट हो गई 75। तो रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स विल बी इक्वल टू 25/100 और इट विल बी इक्वल टू 1/4। तो इसका मतलब जो 50,000 है इसके अंदर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना हो जाएगा? Unrealized profit will be equal to unrealized profit will be equal to 1/4 of 50,000। तो इसके अंदर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 12,500 रुपए का हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? और 12,500 रुपए हम स्टॉक में से भी माइनस करेंगे और हम पीएनएल अकाउंट में से भी माइनस करेंगे, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब इसमें एक नई चीज आ गई है, रीवैल्यूएशन। आइए जी, रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन करने से पहले हमने अभी तक डिग्री ऑफ कंट्रोल कंप्यूट नहीं करा है, तो डिग्री ऑफ कंट्रोल भी हम यहां पर लिख लेते हैं। डिग्री ऑफ कंट्रोल, डिग्री ऑफ कंट्रोल, डिग्री ऑफ कंट्रोल करने के कंप्यूट करने के लिए हम देखते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स सब्सिडियरी कंपनी के कितने हैं। नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, हम शॉर्ट में सब्सी लिख देते हैं, सब्सिडियरी कंपनी। सब्सिडियरी कंपनी के नंबर ऑफ शेयर हैं 5,000, करेक्ट। इस 5,000 में से हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी यानी कि हेल्ड बाय एच लिमिटेड, तो एच लिमिटेड के पास 4,000 शेयर है। हेल्ड बाय माइनॉरिटीज, और माइनॉरिटीज के पास कितने हैं? हेल्ड बाय माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज के पास 1,000 शेयर है। तो रेशियो इज इक्वल टू 4:1, करेक्ट। फिर हमने इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन करी। इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन के बाद फिर हमने अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, इसको 3rd कर लेते हैं और इसको हम 4 कर लेते हैं। फिर हमने अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कंप्यूट करा। यहां तक ठीक है। अब इस क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है और ये इंफॉर्मेशन आपको ध्यान से समझनी है। रीवैल्यूएशन एनालिसिस, रीवैल्यूएशन एनालिसिस। अब रीवैल्यूएशन एनालिसिस
कैसे करा जाएगा ये समझने के लिए यहां पर देखें रीवैल्यूएशन एनालिसिस। जब भी रीवैल्यूएशन एनालिसिस होगा, ध्यान से सुनना है, कभी कभी सब्सिडियरी कंपनी के जब हम शेयर्स लेते हैं या खरीदते हैं, जब भी होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी के शेयर्स खरीदेगी तो कई बार प्रैक्टिकल लाइफ में हम उन शेयर्स के लिए कितना प्राइस देंगे, इसके लिए कई बार उस कंपनी के हम नेट एसेट्स कंप्यूट करते हैं। करेक्ट? नेट एसेट्स के आधार पर कई बार शेयर का प्राइस डिटरमिन होता है। तो बिकॉज कई बार जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी में इन्वेस्ट करती है ये देखने के लिए कि एक शेयर के लिए कितना प्राइस पे करा जाएगा, तो होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करती है। तो इसीलिए कई बारी हम देखेंगे कि रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट सामने आएगा, और रीवैल्यूएशन जब आएगा तो हमें कुछ एनालिसिस करना पड़ता है। ध्यान से देखें, कहता है ऑन 1/4/2017, जो कि डेट ऑफ कंट्रोल भी है, इक्विपमेंट ऑफ एस लिमिटेड वॉज रीवैल्यूड बाई एच लिमिटेड एट 1,50,000। एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के इक्विपमेंट को 1.5 लाख रुपए पर वैल्यू करा, जिसकी की बुक वैल्यू 1 लाख रुपए की थी। इक्विपमेंट जिसकी बुक वैल्यू 1 लाख रुपए की थी, सब्सिडियरी कंपनी के इक्विपमेंट की बुक वैल्यू 1/4/2017 को 1 लाख की थी। होल्डिंग कंपनी ने उसको रीवैल्यू करा 1,50,000 पे। आइए इस पे हमें क्या करना पड़ता है। सबसे पहले तो स्टेप नंबर ए में मैं ये देखूंगा कि अप वैल्यूएशन है या डी वैल्यूएशन। मैं जानबूझ के वर्ड अप एप्रिसिएशन यूज नहीं करना चाहता और डेप्रिसिएशन भी मैं यूज नहीं करना चाहता। क्यों नहीं यूज करना चाहता ये मैं अभी अपने आप बताऊंगा। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि रीवैल्यू करने से होल्डिंग कंपनी को फायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो अप वैल्यूएशन या डी वैल्यूएशन। अप वैल्यूएशन या डी वैल्यूएशन फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना होगा। इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं ये देखूंगा कि ऑन द डेट ऑफ कंट्रोल, ये ध्यान रखना है मैं क्या लिख रहा हूं, ऑन द डेट ऑफ कंट्रोल। DOC का मतलब डेट ऑफ कंट्रोल या डेट ऑफ एक्विजिशन, जो भी लिखना है। डेट ऑफ कंट्रोल जो कि बिगिनिंग की डेट है। डेट ऑफ कंट्रोल के दिन यानी कि 1/4/2017 के दिन अब मुझे क्या क्या देखना है। ऑन द डेट ऑफ कंट्रोल मैं ये देखूंगा कि कितने पर एस्टिमेट करा गया, एस्टिमेटेड वैल्यू। ईवी का मतलब है एस्टिमेटेड वैल्यू। होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी कंपनी के इक्विपमेंट को 1.5 लाख रुपए पर एस्टिमेट करा, रीवैल्यू करा। एस्टिमेटेड वैल्यू आपको हमेशा डेट ऑफ कंट्रोल को गिवन होगी, इसमें तो किसी तरीके का डाउट है ही नहीं। यहां तक ठीक है, पक्का ठीक है। मैंने कहा डेट ऑफ कंट्रोल के दिन आपको हमेशा एस्टिमेटेड वैल्यू गिवन होगी। अब आप इसको कंपेयर करेंगे। ऑन द डेट ऑफ कंट्रोल को आप देखेंगे कि उस एसेट की बुक वैल्यू कितनी थी। हमें गिवन है कि उस एसेट की बुक वैल्यू 1 लाख की थी। 1 लाख की चीज को 1,50,000 पर वैल्यू करा गया, तो इसका मतलब 50,000 क्या हो गया, 50,000 अप वैल्यूएशन हो गया, एप्रिसिएशन हो गया। लेकिन मैं वर्ड एप्रिसिएशन यूज नहीं करना चाहता। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जो अप वैल्यूएशन होगा वो हमेशा कैपिटल नेचर का गेन माना जाएगा। जब हम बाद में एनालिसिस टेबल बनाएंगे तो इसको टेबल के अपर पार्ट में हमें लिखना होगा। यहां तक ठीक है। अब हम आगे बढ़े। अब हम बी में आ गए। अब स्टेप नंबर बी में मुझे क्या करना होगा। प्रॉब्लम क्या आती है, अगर किसी एसेट की बुक वैल्यू बढ़ जाए तो एक तरफ तो फायदा है लेकिन एक हल्का सा नुकसान भी होता है। नुकसान क्यों होता है? क्योंकि पहले हम 1 लाख पे डेप्रिसिएशन लगा रहे थे, अब हमें 1.5 लाख पे डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ गई है। जितने से वैल्यू बढ़ गई उस बढ़ी हुई वैल्यू पे हमें कुछ एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन भी देना पड़ेगा, इजंट इट और नॉट? तो वो हमारे लिए एक नुकसान होता है। यानी कि जब भी हम रिवैल्यूएशन करेंगे एक तरफ तो फायदा हो सकता है और अगर फायदा होगा तो कॉरस्पॉन्डिंगली एक नुकसान भी होगा, हालांकि नुकसान फायदे के मुकाबले थोड़ा कम होगा।
तो जब भी अप वैल्यूएशन होगा मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना पड़ेगा, और एडिशनल डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले तो सब्सिडियरी कंपनी के रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को देखना पड़ेगा। सब्सिडियरी कंपनी के रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को कैसे देखेंगे? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। सब्सिडियरी कंपनी के रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को देखने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखें। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को कभी भी देखना हो तो हमेशा आप क्या करेंगे, एक तो देखेंगे कि बुक वैल्यू बिगनिंग में कितनी है और एंड में कितनी है। बुक वैल्यू बिगनिंग में कितनी है, एक तो आप ये देखेंगे। हमें मालूम है कि बिगनिंग में इक्विपमेंट की बुक वैल्यू 1 लाख रुपए की है, ये हमें क्वेश्चन में दिया ही है। 1/4/2017 को बुक वैल्यू 1 लाख की है। अब मैं बुक वैल्यू एंड का मतलब है बैलेंस शीट, ईयर के एंड में इक्विपमेंट की कितनी वैल्यू है, ये देखने के लिए आप अपनी बैलेंस शीट को देखें। बैलेंस शीट में एसेट साइड को देखें, एसेट साइड में इक्विपमेंट को देखें, और इक्विपमेंट को सब्सिडियरी कंपनी के कॉलम में देखें। सब्सिडियरी कंपनी के कॉलम में आपने देखा इक्विपमेंट 90,000 का लिखा हुआ है। इसका मतलब इक्विपमेंट जिसकी की वैल्यू बिगनिंग में 1 लाख रुपए की थी, ईयर के एंड में उसकी वैल्यू 90,000 की रह गई। तो 90,000 रुपए आपने यहां पर लिखा। 1 लाख की चीज 90,000 पर आ गई, तो इसका मतलब सब्सिडियरी कंपनी ने पूरे साल में 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज करा। ऑफ कोर्स दिस इज डेप्रिसिएशन। अब मैं इस डेप्रिसिएशन की परसेंटेज निकाल सकता हूं। अगर मुझे डेप्रिसिएशन की परसेंटेज निकालनी है तो 10,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 100, तो डेट इज इक्वल टू 10%। इसका मतलब डेप्रिसिएशन 10% का है। सब्सिडियरी कंपनी ने 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करा, ये कहा जा सकता है। अब मेरे को ये मालूम है कि सब्सिडियरी कंपनी का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, तो नाउ आई एम इन ए पोजीशन टू कंप्यूट द एडिशनल डेप्रिसिएशन। कभी भी रिवैल्यूएशन करेंगे तो 2 चीजें कंप्यूट करनी होंगी। अगर अप वैल्यूएशन होगा तो मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा। अप वैल्यूएशन हमेशा कैपिटल नेचर का गेन होगा, जबकि एडिशनल डेप्रिसिएशन हमेशा रेवेन्यू नेचर का लॉस होगा। वो इसलिए क्योंकि एडिशनल डेप्रिसिएशन हमेशा पोस्ट एक्विजिशन पीरियड के लिए ही कंप्यूट करा जा सकता है, क्योंकि मैं जिस दिन आपको एक्वायर करूंगा और उस दिन मैं रिवैल्यूएशन करूंगा तो उसके आगे का जो पीरियड होगा वो तो पोस्ट ही होगा, इजंट इट और नॉट। तो मैंने यहां पर लिखा एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन मैंने लिखा एडिशनल डेप्रिसिएशन। अब एडिशनल डेप्रिसिएशन फॉर, वैसे एक बार मैंने पूरा लिख दिया, फॉर पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, फॉर पोस्ट एक्विजिशन पीरियड on upvalued amount, on upvalued amount, on upvalued amount। तो upvalued amount 50,000 का है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपने कंप्यूट करा 10% है, और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड पूरे 12 महीने का है। तो इसलिए जो ये 5,000 का डेप्रिसिएशन है ये रेवेन्यू नेचर का ही लॉस माना जाता है, और ये हमेशा कैपिटल नेचर का गेन माना जाएगा। समझ में आया? रीवैल्यूएशन एनालिसिस को करने के बाद अब इस क्वेश्चन में कुछ और है नहीं, तो हम एनालिसिस टेबल बना सकते हैं। आइए जी, एनालिसिस टेबल हमने बनाया। एनालिसिस टेबल, ये स्क्रीन में आ नहीं रहा।
थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। एनालिसिस टेबल, तो एनालिसिस टेबल करेक्ट। अब एनालिसिस टेबल के लिए मैंने क्या करा, एक तो डिटेल्स का कॉलम लिखा, डिटेल्स के बाद मैंने अमाउंट का कॉलम लिखा, उसके बाद होल्डिंग कंपनी एंड माइनॉरिटीज। सबसे पहले तो हमने यहां पर कैपिटल प्रॉफिट्स लिखे, कैपिटल प्रॉफिट्स, कैपिटल प्रॉफिट्स के अंदर सबसे पहले तो मैंने ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल लिखा। अभी तक हमने मेरे ख्याल से एनालिसिस करा नहीं है, तो एनालिसिस करे बगैर एनालिसिस टेबल बनाना तो फिर ठीक नहीं है। तो ऐसा करते, पहले एनालिसिस कर लेते फिर एनालिसिस टेबल, क्योंकि अभी आपके शुरुआती क्वेश्चन है। अभी डायरेक्टली एनालिसिस टेबल बनाया तो जा सकता है, लेकिन अभी इनिशियल क्वेश्चन है, पहले एनालिसिस कर लेते हैं। स्टेप नंबर 5, एनालिसिस ऑफ, आइए जी, एक तो पहले तो जनरल रिजर्व लिख लो। अब जनरल रिजर्व ध्यान से देखें, क्लोजिंग डेट को जनरल रिजर्व सब्सिडियरी कंपनी का कितना है? क्लोजिंग डेट को जनरल रिजर्व सब्सिडियरी कंपनी का बेटे 2 लाख का है। ये तो क्लोजिंग बैलेंस है, करेक्ट। ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस है। और ओपनिंग बैलेंस तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 50,000 का है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड या ड्यूरिंग द ईयर पीरियड या करंट पीरियड। इसका मतलब है कि करंट पीरियड में सब्सिडियरी कंपनी ने जनरल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर करा, डेट इज इक्वल टू 1,50,000। करंट पीरियड में या अकाउंटिंग पीरियड में सब्सिडियरी कंपनी ने जनरल रिजर्व में 1,50,000 ट्रांसफर तो करे, लेकिन जो करंट पीरियड है या अकाउंटिंग पीरियड है, या जिसको हम ड्यूरिंग द ईयर पीरियड भी कहते हैं, इसमें से कुछ भी प्री एक्विजिशन पीरियड नहीं है। ये सारा का सारा पीरियड पोस्ट को है, तो इसलिए पूरे 1,50,000 जो है पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व माने जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ईयर की बिगनिंग से लेके ईयर के एंड तक सब्सिडियरी कंपनी ने जनरल रिजर्व में 1,50,000 ट्रांसफर करे, और ईयर की बिगनिंग से लेके ईयर के एंड तक का जो पीरियड है वो सारा का सारा पोस्ट है, इसलिए ये सारे प्रॉफिट पोस्ट एक्विजिशन माने जाएंगे। और जनरल रिजर्व प्री एक्विजिशन ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि प्री एक्विजिशन पीरियड कोई है नहीं। और जो ओपनिंग बैलेंस है वो तो कैपिटल नेचर का माना ही जाता है, क्योंकि ये वाले जो जनरल रिजर्व है दरअसल ये पिछले साल में ट्रांसफर करे हुए जनरल रिजर्व है। ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस का मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस। अब हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले तो आराम से ओपनिंग बैलेंस देखो और क्लोजिंग बैलेंस देखो। क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट के अंदर तुमने देखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 5 लाख रुपए का बैलेंस गिवन है, तो 5 लाख आपने लिखा। और ओपनिंग बैलेंस आपने देखा कि 2 लाख रुपए का है। पहले तो इन दोनों का डिफरेंस आपने देख लिया। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 लाख बल्कि 3 लाख है।
ये डिफरेंस क्या बताता है कि करंट ईयर की बिगनिंग से करंट ईयर के एंड तक सब्सिडियरी कंपनी ने 3 लाख रुपए के प्रॉफिट्स कमाए। बिकॉज क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस है तो पहले तो आप इसमें एबनॉर्मल लॉस ऐड करेंगे, प्लस एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस जो है वो नेट 20,000 का है। 20,000 का एबनॉर्मल लॉस ऐड करने के बाद ये जो 3,20,000 की फिगर आ गई, ये फिगर क्या बताती है कि सब्सिडियरी कंपनी ने ईयर की बिगनिंग से ईयर के एंड तक टोटल 3,20,000 के प्रॉफिट कमाए। अब ये जो 3,20,000 के प्रॉफिट कमाए, आप पहले तो ये देखें कि इसमें से प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितने हैं और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितने हैं। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितने हैं, पोस्ट कितने हैं। क्योंकि प्री एक्विजिशन पीरियड है ही नहीं तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट तो 0 हो गए और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 3,20,000 के हो गए, क्योंकि सारा का सारा पीरियड पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है। मैंने बताया था कि एबनॉर्मल लॉस हम पहले तो ऐड करते हैं, उसके बाद जिस पीरियड में एबनॉर्मल लॉस होता है उस हिस्से के प्रॉफिट से हम उसको माइनस करते हैं। बिकॉज एबनॉर्मल लॉस 28 जून को यानी कि कंट्रोल करने के बाद अकर हुआ है, इसका मतलब पोस्ट पीरियड में हुआ है, तो इसलिए एबनॉर्मल लॉस अब यहां से माइनस करा जाएगा। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से एबनॉर्मल लॉस 20,000 रुपये का आप माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद आपको ये पता लग गया कि पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो हैं वो 3 लाख के हैं। बात समझ में आ गई। जो ओपनिंग बैलेंस है वो तो कैपिटल नेचर का रहेगा, कोई प्री एक्विजिशन है नहीं, वैसे ये भी कैपिटल नेचर के ही होते हैं, और पोस्ट एक्विजिशन जो है वो रेवेन्यू नेचर के माने जाएंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो एनालिसिस करने के बाद अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम अपने एनालिसिस टेबल को बना सकें। एनालिसिस टेबल स्टेप नंबर 6, एनालिसिस टेबल। अब एनालिसिस टेबल आपने बनाना शुरू करा। एनालिसिस टेबल अब आपकी स्क्रीन पे वो आ नहीं रहा है, तो मुझे थोड़ा सा स्क्रीन सेट करनी पड़ेगी। लीजिए जी, अब स्क्रीन भी सेट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो डिटेल्स लिख देंगे। डिटेल्स लिखने के बाद फिर हम अमाउंट लिख देंगे। अमाउंट लिखने के बाद होल्डिंग कंपनी लिख देंगे। होल्डिंग कंपनी को लिखने के बाद माइनॉरिटीज लिखा जाएगा। फिर आप कैपिटल प्रॉफिट लिखेंगे, कैपिटल प्रॉफिट्स। कैपिटल प्रॉफिट्स के अंदर भी ए ओपनिंग पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है, जो कि तुमने यहां एनालिसिस करा, ओपनिंग बैलेंस 2 लाख का है, ये तो कैपिटल नेचर का होता ही होता है। उसके बाद भी आपने देखा कोई प्री एक्विजिशन प्रॉफिट तो नहीं है। प्री एक्विजिशन पीएनएल होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि प्री एक्विजिशन पीरियड ही नहीं है। सारा का सारा पीरियड जो है पोस्ट पीरियड है, तो प्री जो है प्री एक्विजिशन पीरियड में प्रॉफिट 0 है, इसलिए वो नहीं आएगा। फिर आप लिखेंगे सी ओपनिंग बैलेंस जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का जो ओपनिंग बैलेंस है 50,000 रुपये, वो तो पिछले साल का बैलेंस है, तो इसलिए ये तो कैपिटल नेचर का होगा ही होगा। और वैसे उसके बाद हम लिखते हैं प्री एक्विजिशन जनरल रिजर्व, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई प्री एक्विजिशन जनरल रिजर्व होने का मतलब ही नहीं है। बेटे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट या जनरल रिजर्व सिर्फ तब हो सकते हैं जब मिड ईयर परचेज का केस होगा। जैसा कि तुम देख रहे हो कोई प्री एक्विजिशन नहीं है। उसके बाद फिर अब इसमें आपको लिखना पड़ेगा अप वैल्यूएशन।
पहले तो आप रीवैल्यूएशन लिखो, रीवैल्यूएशन ऑफ इक्विपमेंट, रीवैल्यूएशन, आपने रीवैल्यूएशन करा ऑफ इक्विपमेंट, और इक्विपमेंट का रीवैल्यूएशन कर करके आपको फायदा हो गया अप वैल्यूएशन। अप वैल्यूएशन 50,000 की हुई तो 50,000 रुपये आपको लिखना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आया कि नहीं? उसके अलावा फिर हम बी, रेवेन्यू प्रॉफिट्स पर आ गए। रेवेन्यू प्रॉफिट्स के अंदर एक तो हम लिखते हैं पोस्ट एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3 लाख रुपए का है, वो 3 लाख रुपए आपने यहां पर लिखे। फिर आप लिखेंगे पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व, और पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व जो है वो 1,50,000 के हैं, तो 1,50,000 आपने यहां पर लिख दिए। अब आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी रीवैल्यूएशन होगा तो जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है, मैंने कहा वो पोस्ट एक्विजिशन लॉस माना जाता है, रेवेन्यू नेचर का लॉस माना जाता है, एडिशनल डेप्रिसिएशन। अब जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है जो आपने कंप्यूट करा था, जो कि 5,000 रुपये निकला था, ये बेसिकली रेवेन्यू नेचर का लॉस है, तो इसको आप माइनस करके रिफ्लेक्ट करेंगे। अब मैं इनका टोटल कर लेता हूं, तो टोटल करने के बाद इस केस में ये आ गया 3 लाख, 1/5 तो माइनॉरिटी का हिस्सा है, 1/5 60,000 हो जाएगा, और होल्डिंग कंपनी का हिस्सा कैपिटल नेचर के प्रॉफिट्स में 2,50,000 है। अब जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसमें माइनॉरिटीज का हिस्सा 60,000, होल्डिंग कंपनी का हिस्सा 2,40,000, 1,50,000 में 30,000 माइनॉरिटी का हिस्सा, 1,20,000 होल्डिंग का हिस्सा, और जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है उसमें 4,000 होल्डिंग का हिस्सा, लेकिन ये लॉस है, और 1,000 रुपये माइनॉरिटी का हिस्सा। समझ में आया कि नहीं? इज इट क्लियर टू यू? अब मैं क्या करूंगा, इसको टोटल करूंगा, तो माइनॉरिटी का जो शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हो गया 90 माइनस 1 89,000 हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी तरीके की? पक्का नहीं है? पक्का नहीं है ना? बिल्कुल ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद आइए फिर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल भी कंप्यूट कर लेते हैं। अभी तक तो हमने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल भी कंप्यूट नहीं करी। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल तुमने कंप्यूट करी, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कंप्यूट करने के लिए आराम से लिखें प्राइस पेड, प्राइस पेड। कितना प्राइस आपने पे करा है, जल्दी से बताओ। प्राइस आपने इन्वेस्टमेंट जो करी है सब्सिडियरी कंपनी में, आपने 6 लाख रुपए प्राइस अदा करा है। कंट्रोल एक्वायर करने के लिए आपने इतना प्राइस पे करा, लेस ग्रॉस इंटरेस्ट एक्वायर्ड। आपके पास क्या क्या आया? आपके पास एक तो शेयर कैपिटल आई, शेयर कैपिटल 4,000 शेयर आपके पास आए, 100 रुपये वाले आए, डेट इज इक्वल टू 4 लाख। एक तो 4 लाख रुपए की आपके पास शेयर आई,
नॉमिनल वैल्यू शेयर की, बी शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट्स, और कैपिटल प्रॉफिट्स में आपका कितना हिस्सा बना, होल्डिंग कंपनी का कितना हिस्सा बना। कैपिटल प्रॉफिट में होल्डिंग कंपनी का हिस्सा 2,40,000 का बना है। तो इस तरीके से 6,40,000 6,40,000। इज इट क्लियर टू यू? तो 6,40,000 रुपये जो है वो आप ध्यान से देखें कि यहां पर लिखेंगे। प्राइस पेड आपका 6 लाख रुपए का है, ये ध्यान में रखना है। प्राइस पेड बेटे कितने हैं, 6 लाख है कि 8 लाख है। इन्वेस्टमेंट इन 4,000 शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड, ये 8 लाख है। किसी स्टूडेंट ने बताया मैंने 6 लाख लिखा है, कोई बात नहीं, 8 लाख है तो मैंने 8 लाख ही मान लिया। अब इसको आप टैली करें। टैली करने के बाद फिगर पॉजिटिव आ रही है। अगर फिगर पॉजिटिव आ रही है तो इसको हम गुडविल मानेंगे। दिस इज योर गुडविल। उसके बाद गुडविल कंप्यूट करने के बाद अब हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट कंप्यूट कर सकते हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कंप्यूट करने के लिए आप क्या करेंगे? माइनॉरिटी इंटरेस्ट कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले तो आप ये देखें माइनॉरिटीज के पास कितने रुपए की शेयर कैपिटल है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल, माइनॉरिटीज के पास 1,000 शेयर हैं। एक शेयर की फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू 1 लाख रुपए की है। फिर आप इसमें प्लस करेंगे शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट्स। माइनॉरिटी का हिस्सा कैपिटल प्रॉफिट्स में 60,000 का है। और फिर आप लिखेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट्स। रेवेन्यू प्रॉफिट्स में माइनॉरिटी का हिस्सा 89,000 का है। तो 2,49,000 माइनॉरिटीज का टोटल है। तो 2,49,000। ये चीज करने के बाद अब मेरी एक एडवाइस आपको क्या है? मेरी एडवाइस है, ऐसा करना जरूरी नहीं है लेकिन कर सको तो बहुत अच्छी बात है। अब आप आगे से 9th कंसोलिडेटेड पीएनएल और जनरल रिजर्व भी बना लिया करो। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या मतलब है। होल्डिंग कंपनी का कितना शेयर है, पहले तो बैलेंस शीट में देखो। होल्डिंग कंपनी का पीएनएल अकाउंट में कितना बैलेंस है? होल्डिंग कंपनी का मैं पूछ रहा हूं 4 लाख रुपए का बैलेंस है। तो 4 लाख आप यहां लिखें। फिर इसमें प्लस करें शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन, शेयर इन पोस्ट, चलो मैं इसको थोड़ा इधर की तरफ पढ़ देता हूं ताकि जगह बन जाए। शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होल्डिंग कंपनी का 4 लाख का है, ये आपने बताया। सब्सिडियरी कंपनी के जो प्रॉफिट्स थे उसमें पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आपने यहां लिखे हैं 2,40,000। इस 3 लाख उसमें से आपका हिस्सा, होल्डिंग कंपनी का हिस्सा 2,40,000 का है, करेक्ट। उसके अलावा लेस करो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आपने कंप्यूट करा था, वो 12,500 था। और अब की बार आपको एक चीज और करनी पड़ेगी। जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है
उसमें जो होल्डिंग कंपनी का शेयर है वो यहाँ आपको माइनस करना पड़ेगा 4,000 रुपये, यानी कि बैलेंस शीट के अंदर अब मैं डायरेक्टली प्रॉफिट्स इतने दिखा दूंगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? डायरेक्टली इतने प्रॉफिट्स, तो ये मैंने एक तरीके से अलग से कंप्यूटेशन कर ली ताकि बैलेंस शीट बनाने में मुझे आसानी हो। 4 लाख प्लस 2,40,000 माइनस 16,500, तो 6,23,500 अब मैं बैलेंस शीट में प्रॉफिट का अमाउंट इतना लिख दूंगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया? इसी तरीके से आप एक कंसोलिडेटेड जर्नल रिजर्व भी बनाएं। कंसोलिडेटेड जर्नल रिजर्व, कंसोलिडेटेड जर्नल रिजर्व इसमें आ नहीं रहा है, तो 9th के बाद 10th में यहां कर देता हूं। चलो कोई बात नहीं, 10th कंसोलिडेटेड जर्नल रिजर्व। अब आपने कंसोलिडेटेड जर्नल रिजर्व भी करा। कंसोलिडेटेड जर्नल रिजर्व करना कोई मुश्किल नहीं है। पहले तो होल्डिंग कंपनी का जनरल रिजर्व देखें कितना है। होल्डिंग कंपनी का जनरल रिजर्व 1 लाख है। होल्डिंग कंपनी का जनरल रिजर्व 1 लाख है। बस इसमें पोस्ट एक्विजिशन ऐड कर दो प्लस पोस्ट एक्विजिशन शेयर, पोस्ट एक्विजिशन शेयर। तो जनरल रिजर्व पोस्ट एक्विजिशन इतना है और होल्डिंग कंपनी का हिस्सा उसमें इतना है। तो इसका मतलब बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व 2,20,000 दिखाया जाएगा। इस तरीके से बेटे आप बैलेंस शीट में इसको दिखाएंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब बैलेंस शीट मैं फटाफट बना सकता हूं। तो बैलेंस शीट के लिए अब जगह तो नहीं है, मैंने यहां पर बना दिया 11 कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट मैंने इधर बना दी। तो शेयर कैपिटल पहला आइटम है इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इक्विटी शेयर कैपिटल में सिर्फ होल्डिंग कंपनी का ही हिस्सा आता है, ये हम लोगों को मालूम है, 15 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व वर्किंग नोट नंबर 10 से आपने निकाल लिया 2,20,000 है। जनरल रिजर्व के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके लिए आपने वर्किंग नोट नंबर 9, तो वर्किंग नोट नंबर 9 से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,23,500 ये बैलेंस शीट के अंदर आ जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अलावा 15% डिवेंचर्स, 15% डिवेंचर्स। अब 15% डिवेंचर्स जो हैं डेट इज 7 लाख प्लस 2 लाख 9 लाख के, ये आपने मिला करके लिख दिए। उसके बाद फिर बिल्स पेएबल। अब बिल्स पेएबल आपने वर्किंग नोट नंबर 3 में, वर्किंग नोट नंबर 3A में आपने लिखा है बिल्स पेएबल 2,90,000 इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन माइनस करने के बाद 2,90,000। इसी तरह से क्रेडिटर्स का अमाउंट भी आपने 3B में लिखा है, क्रेडिटर्स का अमाउंट 5,50,000। तो इस तरीके से ये आपकी लायबिलिटी साइड के आइटम तो पूरे हो गए। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया कि नहीं? अब आपने इसी के नीचे लिखना है, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है तो मुझे इस तरफ लिखना पड़ रहा है, ठीक है? आपने उसी के नीचे लिखना है। फिर नेक्स्ट आइटम है प्लांट एंड मशीनरी। अब प्लांट एंड मशीनरी कैसे लिखेंगे ये भी जरा ध्यान देना है। प्लांट एंड मशीनरी तो खैर ऐड करके आप लिख दें 6 लाख प्लस 8,10,000 14,10,000। प्लांट एंड मशीनरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्विपमेंट का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब इक्विपमेंट आप कैसे लिखेंगे ध्यान से देखें। इक्विपमेंट कहीं अलग से कोई चांस है? चलो इक्विपमेंट में कहीं अलग से कंप्यूट कर देता हूं क्योंकि जगह नहीं बच रही है। लो जी, इक्विपमेंट की वैल्यू मैंने कहीं अलग से कंप्यूट कर दी। इक्विपमेंट बेटे इस तरह करेंगे 4 लाख प्लस 90,000
लेस सॉरी प्लस अप वैल्यूएशन। अप वैल्यूएशन कितने का हुआ था? 50,000 का हुआ था। अप वैल्यूएशन ऐड करना है, लेस 5,000, जो टोटल डेप्रीशिएशन है वो माइनस करना है। तो अब जो वैल्यू आ जाएगी वो हम बैलेंस शीट के अंदर इसको लिख देंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो 5,000 माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हम बैलेंस शीट के अंदर लिखेंगे। करेक्ट? राइट। तो 4,90,000 प्लस 45, तो नेट वैल्यू इक्विपमेंट की 5,35,000 आ जाएगी। ये 5,35,000 कैसे आया ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। तो ये 5,30,000 इस तरीके से आया। समझ में आया? तो इक्विपमेंट के बाद क्या करें, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा जगह चाहिए। इन्वेस्टमेंट तो आएगी नहीं, लेकिन दूसरी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। होल्डिंग कंपनी ने और सब्सिडियरी कंपनी ने जो इधर उधर इन्वेस्टमेंट करी हैं वो आएंगी। होल्डिंग कंपनी ने एस लिमिटेड के अलावा जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करी है 6 लाख की, और इसी तरह से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करी गई हैं सब्सिडियरी कंपनी के द्वारा 6 लाख प्लस 1 लाख 7 लाख आप मिला करके लिख देंगे। इन्वेंट्रीज जब आप लिखेंगे तो इन्वेंट्रीज का अमाउंट भी लिखने के लिए जगह नहीं है। ये नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है, ऐसे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। आइए इसको यहीं लिखते हैं। इन्वेंट्रीज 1 लाख प्लस 4 लाख लेस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 12,500 का है, ये आपको माइनस करके लिखना है। तो 4,87,500। उसके बाद है डेटर्स। डेटर्स जो हैं 3B के अनुसार हमने कंप्यूट करे थे अब 4.5 लाख के। कितने के हैं? 4.5 लाख के। डेटर्स के बाद फिर बिल्स रिसीवेबल जो कि आपने 3A से कंप्यूट करे थे, जो कि 2,90,000 के हैं। डेटर्स 2,90,000। और उसके बाद फिर एक और आइटम है कैश। अब वो कैश मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि वो जगह थोड़ी कम है। तो कैश का अमाउंट 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख आ जाएगा। कैश विल बी इक्वल टू 3 लाख। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो गुडविल जो आपकी निकली थी वो आपको लिखना भूलना नहीं है। अब मैंने गुडविल यहाँ पर लिख दी। गुडविल आपकी निकली थी एक तो 1,60,000 की गुडविल आपको लिखना भूलना नहीं है एसेट साइड में। और अभी मैं और क्लियर करता हूं इसको। गुडविल के बाद फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपको लिखना भूलना नहीं है। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट मैंने यहां पर लिख दिया। माइनॉरिटी इंटरेस्ट है बेटे आपका 2,49,000। एसेट साइड के आइटम यहां खत्म हो रहे हैं। इज इट क्लियर टू यू? तो कई बार पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैं जरा कोशिश करता हूं आपको रिफ्लेक्ट करने की पूरा। हाँ जी, ये आइटम है बेटे, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को करा जाएगा। बात समझ में आ गई? तो नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मुलाकात करते हैं कुछ नई चीज के साथ।